नमस्कार, मेरे इस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार विष्णु गुप्त। हालांकि उन्होंने अपना नाम बदल दिया है, वो अपने आप उस नाम को बताएंगे। झारखंड के मूल निवासी हैं और झारखंड आंदोलन जो कि राज्य बनने का आंदोलन था उसमें उन्हें सक्रिय भागीदारी रही। भक्कड़ा व्यक्ति है और ईमानदारी से इन्होंने पत्रकारिता की सेवा की। झारखंड जागरण के संपादक रहे, कश्मीर में स्टेट एक न्यूज़पेपर है उसके भी एडिटर रहे, जैन टीवी के रहे और लंबा जीवन इनका पत्रकारिता रहा। उस समय हम लोग सहारा में भी साथ ये झारखंड में गए थे और पूरा भ्रमण भी करते रहते। तो आज उनसे पहला मेरा एक क्वेश्चन होगा कि जो ये चुनाव में कम मतदान हुआ, लेकिन पहले सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। विष्णु जी, पहला ये सवाल है कि जो ये कम मतदान हुआ पहले थे, ये सेकंड फेज में जो उत्तर प्रदेश से आज खबरें आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट में तो अच्छा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश से आज जो खबरें आ रही है वो कम हुआ है परसेंटेज। इसको आप किस मायने से लेते हैं? देखिए, मतदान जो कम हुआ है उसके पीछे एक कारण नहीं, कई कारण हैं। उसमें सरकार की भी कमजोरी है, विपक्ष की भी कमजोरी है और चुनाव आयोग की जो पाबंदियां हैं वो पाबंदियां जो है बेमतलब है, अवैध है और उत्पीड़न और पीड़ित को दर्शाता है। तो पाबंदियां जो है चुनाव आयोग का, पुलिस का प्रताड़ना है, कई कारण है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सत्तारूढ़ जो दल होता है, सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है, उसकी बड़ी जिम्मेवारी होती है। जिम्मेवारी ये होती है कि वो पार्टी ऑफेंसिव मतदान के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, इसके लिए वो जनता को प्रेरित करे, जागरूक करे। ऐसे चुनाव आयोग की कई प्रकार की जो प्रचार जो सामग्रियां हैं, जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, वो ये दर्शाती हैं कि लोग मतदान करें और मतदान के प्रति जागरूकता को जो है निश्चित करें। लेकिन उसी चुनाव आयोग के द्वारा वाहनों पर जो प्रतिबंध होता है, वाहनों के साथ साथ पैसों पर जो प्रतिबंध होता है, उसके अलावा कई ऐसे जो है महत्वपूर्ण जो कार्य है उस पर प्रतिबंध होता है। जैसे आप चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान आप किसी होटल में नहीं रह सकते हैं। अगर होटल में रह रहे हैं तो वहाँ पुलिस जाकर के प्रताड़ित करती है, कहती है चुनाव आयोग का डंडा जो है चलेगा तो मतदान कैसे करेगा जाकर के। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जब पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी जब जो है जन उपयोगी नहीं होती है, जनाकांक्षी नहीं होती है, तब लोगों में जो है विश्वास जो है सत्ता के प्रति, सत्ता के ट्रांसफर के प्रति, सत्ता के जो है चेंज होने के प्रति या सत्ता के बने रहने के प्रति जो है लोग निरंकुश हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। लोग जो है हार करके बैठ जाते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी आए या विपक्ष आए, हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की राजनीतिक संस्कृति है वो जन उपयोगी नहीं है, जन विरोधी है। क्योंकि ये लोग जो है जनता से मिलते नहीं है। विपक्ष में विपक्ष जब रहता है तो वो जनता की बात करता है और जब सत्ता में आ जाता है तो वो जनता के खिलाफ बात करता है, जनता के शोषण की बात करता है, जनता के हित के विरुद्ध बात करता है। अब ये बात जो है विपक्षी दलों पर भी लागू होता है और सत्तारूढ़ लोगों पर भी लागू हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने जितनी योजनाओं का जो है वादा किया था वो उन्होंने पूरा नहीं किया। विष्णु जी, तो इसका मतलब है कि क्या नरेंद्र मोदी से लोग नाराज हैं, प्रधानमंत्री से या सांसदों से? मेन ये सवाल है, किससे नाराज है? देखिए, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी के प्रति जो नाराजगी है वो दूसरे किस्म की नाराजगी है और विपक्ष के प्रति जो नाराजगी है वो दूसरी किस्म की नाराजगी है। दोनों की नाराजगियों को एक तरह से नहीं देखा जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है। अब नरेंद्र मोदी के प्रति जो नाराजगी है वो नाराजगी ये है कि जनता ने उनको जो वोट दिया था वो वोट जो है विकास के लिए नहीं दिया था, उन्नति के लिए नहीं दिया था, वो भारत को चमकाने के लिए नहीं दिया था।
लोगों ने जो वोट दिया था भारत की सुरक्षा के लिए दिया था, भारत के स्वाभिमान के लिए दिया था, भारत की अस्मिता के लिए दिया था। ये था कि जो भारत में जो जिहादी शक्तियां हैं, भारत विरोधी जो शक्तियां हैं, राष्ट्र विरोधी जो शक्तियां हैं, उसका संहार कैसे हो, उस पर नियंत्रण कैसे हो। विदेशी जो फंड आ रहे हैं, विदेशी जो पैसे देश में आ रहे हैं, धर्मांतरण के लिए आ रहे हैं, जिहाद के लिए आते हैं, आतंकवाद के लिए आ रहे हैं, इस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इसके लिए जो है नरेंद्र मोदी को जो है लोगों ने वोट दिया था। नरेंद्र मोदी कहते थे कि जो हम जब भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं जो हूँ सो राष्ट्र विरोधियों पर अंकुश लगाऊंगा, विदेशी फंडिंग पर अंकुश लगाऊंगा, सबको एक समान जो है न्याय की व्यवस्था होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन राष्ट्रद्रोहियों को जिस प्रकार से नियंत्रण की जरूरी है, जिस प्रकार से उन्हें कानून का पाठ पढ़ाना है, जिस प्रकार से संविधान का पाठ पढ़ाना है, उस तरह से उन्होंने जो है पाठ नहीं पढ़ाया। इसलिए नरेंद्र मोदी का जो समर्थक वर्ग है वो उदासीन हो गया है, ऑफेंसिव होकर करके वोट नहीं देने जा रहे हैं। और 10% ऐसे वोटर होते हैं जो ऑफेंसिव प्रचार के कारण जो है वोट देते हैं, जिन्हें घरों से निकल करके बूथ तक जो है ले जाना पड़ता है और उन्हें समझाना पड़ता है कि राष्ट्र की अस्मिता के लिए, सनातन की सुरक्षा के लिए आपको वोट देना जरूरी है। लेकिन मोदी के जो लोग हैं ये काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनमें उत्साह की कमी है। नरेंद्र मोदी उत्साह जो है उनमें भर नहीं पाए, ये एक कमजोरी नरेंद्र मोदी की है। और जो सांसदों की आप बात कर रहे हैं कि नाराजगी, वो क्या किस तरह की सांसद है? बीजेपी के सांसद। देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के लिए खलनायक के तौर पर उपस्थित होती है या यमराज के तौर पर उपस्थित होती है। कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी जो है एक यमराज की जैसी पार्टी है। कार्यकर्ताओं का जितना संहार बीजेपी करती है, जितना अपमान करती है, जितना उत्पीड़ित करती है, जितना पीड़ित करती है, उतना भारत की लोकतंत्र में किसी भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न नहीं करती है। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे जो है लोकतंत्र की कार्यकर्ताओं के आधार पर एक जो है बुरी पार्टी है। कार्यकर्ताओं का कोई जो है सम्मान नहीं होता है, कोई उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। कार्यकर्ता ही सरकार बनाते हैं, कार्यकर्ता ही सरकार बिगाड़ते हैं। कार्यकर्ताओं की सारी कामें, सारे जो चिंताएं होते हैं वो अवैध नहीं होते हैं, नाउम्मीदी के लते नहीं होते हैं, वो न्यायपूर्ण भी होते हैं। मान लिया कि जब मेरे साथ कोई अन्याय कर रहा है, मैं किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो पार्टी को ये जिम्मेवारी बनती है कि वो हमारे साथ खड़े रहे और हमारे सुख दुख में खड़े रहे। हमारे ऊपर कोई संकट खड़ा हो तो वो पार्टी खड़ी रहे। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता जो है जब जेल जाता है, जब उस पर संकट आता है, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जितने आइकन संगठन हैं वो सब लोग जो है ये अलग हो जाते हैं, उनके सुख और दुख में जो है शामिल नहीं होते। लेकिन जब ये उदाहरण आम कार्यकर्ताओं के पास जाता है तो उनको लगता है कि पार्टी के लिए मैं बलिदान क्यों करूं, पार्टी के लिए जो है कार्यकर्ताओं को क्यों निकालूं, जनता को जागरूक क्यों करूं, जब समय पर जो है हमें पार्टी काम नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं कि सांसदों के लिए बीजेपी की सांसद कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं हैं, जनता से मिलते नहीं हैं, ये बड़े लोगों से मिलते हैं। इनके अंदर अडानी अंबानी की जो संस्कृति है, जो कारपोरेट संस्कृति है, वो संस्कृति इनके अंदर घुसी हुई है। कार्यकर्ताओं से ये मिलते ही नहीं हैं, कार्यकर्ताओं को जानते नहीं हैं, कार्यकर्ताओं के घरों में नहीं जाते हैं। कार्यकर्ता अगर सांसदों के यहाँ टेलीफोन हेल्प के लिए करे तो उनका टेलीफोन नहीं उठाना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारा जो सांसद था वो 10 साल कभी भी जो है किसी कार्यकर्ता से नहीं मिला और 2019 में उसको फिर बीजेपी चुनाव में उतार दी। और उसने चुनाव के दौरान जब उसका जनता ने विरोध किया तो उसने कह दिया
कि तुम लोग मुझे वोट नहीं देते हो, तुम लोग नरेंद्र मोदी को वोट देते हो, इसीलिए जो है तुम्हारी मजबूरी है कि मैं क्षेत्र में आऊं, जनता के काम नहीं करूं, तभी तुमको वोट देना है, क्योंकि तुम नरेंद्र मोदी को जिताना चाहते हो, इसीलिए तुम्हारी मजबूरी है। मैं चुनाव प्रचार में जाऊंगा नहीं, मैं भाग जा रहा हूं। और वो भाग गया और उसके बाद भी वो व्यक्ति लगभग 3 लाख वोट से 2019 में चुनाव जीत गया। विपक्षी सांसद, इसका मतलब ये है कि बीजेपी जो इस बार जीतेगी या हर बार जीतती है वो सिर्फ मोदी के नाम है। यदि मोदी का चेहरा माइनस करते हो तो कितने बीजेपी के सांसद जीत सकते हैं, बीजेपी की संख्या क्या होगी, और बीजेपी के सांसदों की अन्य पार्टियों के सांसदों से जरा तुलना करके भी बता दीजिए। ये निश्चय है कि आज देश में नरेंद्र मोदी जैसा कोई शख्स नहीं है जो देश को चला सके, जो देश की समस्याएं हैं, जो देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसका सामना कर सके। ये एक सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि जो नरेंद्र मोदी को अगर माइनस कर दिया जाए, अगर उनकी तस्वीर हटा दिया जाए, तो मैं कहता हूं कि बीजेपी जो है पिछले बार का जो इतिहास रहा था, 1984 का इतिहास रहा था कि बीजेपी 2 सीटों पर जो है सीमित हो गई थी। तो मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी का अगर चेहरा भाजपा के सामने नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी 10-20 सीटों से ज़्यादा चुनाव नहीं जीत सकती है। इसके विपरीत मैं कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष के जो है, जो छोटे छोटे दल के जो सांसद हैं, वो सांसदों का जो है चेहरा जनउपयोगी होता है, वो जनता के आकांक्षी होते हैं, उनसे से साधारण जनता जो है जाकर के मिल सकता है, वो जनता के काम कर सकते हैं। मान लें कि विपक्ष में रहने के कारण उनको सत्ताधारी पार्टी, सत्ताधारी अफसरों से वो काम नहीं करा सके, लेकिन उनको सांत्वना देते हैं, उनको ये दिखाते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। लेकिन विपक्षी सांसदों का जो विचारधारा है, जो उनकी पार्टी की विरासत है, वो विरासत राष्ट्र विरोधी होता है, वो विरासत जो है भारत के खिलाफ होता है। इसीलिए जनता जो है विपक्ष के सांसदों के साथ जो है, ये जानते हुए भी कि ये काम करते हैं, तो भी उनको जनता वोट नहीं देना चाहती है, क्योंकि राष्ट्रवाद, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र भक्ति जो है अभी भारत में जागृत हुई है। लेकिन जो राजनीतिक विपक्ष की पार्टियां हैं वो इतनी राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्र का पार्टी का, बीजेपी का विरोध करते करते ये पार्टियां जो है राष्ट्र का विरोध करने लगती हैं। इसीलिए विपक्ष के सांसद ज़्यादा काम कराने के बाद भी चुनाव नहीं जीत पाते और उनकी ख्याति जो है बढ़ती नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद कम काम करने के बाद भी ये चुनाव जीत कर आते हैं, क्योंकि इनके पास नरेंद्र मोदी जैसा राष्ट्रभक्त हैं, जो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की अस्मिता को आगे बढ़ा रहे हैं और जिहादी तत्वों से देश की सुरक्षा कर रहे हैं। विष्णु जी, आप बीजेपी कांग्रेस में कभी कभी जाते रहते होंगे, इनके जो मीडिया सेल है, मीडिया डिपार्टमेंट, उनको लेकर क्या है कि दोनों का एटीट्यूड कैसा रहता है पत्रकारों के लिए, जरा थोड़ा इस पे बताएं। भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया सेल है, वो मीडिया सेल बहुत ही अहंकारी है, बहुत ही बदतमीज टाइप के लोग हैं, जो मोदी के सत्ता में आने के बाद और भी जो है अहंकारी हो गए हैं, बदतमीज हो गए हैं। उनको मीडिया से संबंधित जानकारियां नहीं है, लेकिन उनकी बातें मीडिया में इसलिए जो है आ जाती हैं क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सत्तारूढ़ पार्टी का जो है प्रतिनिधि होते हैं। मैं उदाहरण देता हूं कि मैं जब मनमोहन सिंह का कार्यकाल था, जब मनमोहन सिंह का कार्यकाल चरम पर था, उस समय जो है कांग्रेस के पक्ष के विरुद्ध में मैं लिखता था, कांग्रेस के विरुद्ध में मैं जो हूँ अभियानी था। लेकिन मैं जो हूँ जब भारतीय जनता पार्टी में जब जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि जो मीडिया को नियंत्रित करने वाले जो लोग हैं वो कितने जो है ठसक से रहते हैं, कितने अहंकार से रहते हैं, जिनकी समृद्धि क्या है,
जिनके जो है सरोकार क्या है, ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक हैं, जो बाहर के लोग हैं, जिन्हें जो है बीजेपी के सत्यता से भी जो कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें बीजेपी के जो है पूरी कार्यप्रणाली से, लेकिन वो राष्ट्र की अवधारणा के चलते बीजेपी का समर्थन करते हैं, वैसे लोगों के लिए बीजेपी के पास कोई जगह नहीं होती है, बैठने के लिए भी नहीं कहते हैं ये लोग। आप भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ जाकर देखिए कि विपरीत कांग्रेस कार्यालय में चले जाइए या कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में चले जाइए या छोटे छोटे राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं जो मीडिया को नियंत्रित करते हैं, जो मीडिया को जो है जानकारियां देते हैं, उन लोगों से जाकर के आप आसानी से बात कर सकते हैं। मैं कांग्रेस के दफ्तर में जाता हूं तो कांग्रेस के लोगों से आसानी से बात कर सकते हैं, वहां के मीडिया मैनेजमेंट से मैं आसानी से जानकारी हासिल कर सकता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में जाने के बाद जो है मीडिया की जानकारी या मीडिया को नियंत्रित करने वाले जो जिम्मेवार लोग हैं उनसे मुलाकात भी नहीं होती है। उनसे बड़े बड़े पत्रकार जो पैरोकार हैं वही उनको घेरे रहते हैं, या यह कहें कि उनसे ही ये लोग घिरे होते हैं। सारा विपक्ष एक इंडिया गठबंधन के नाम पर इकट्ठा हुआ है, हालांकि जैसे तृणमूल कांग्रेस है या कुछ लोग नहीं आता फिर भी, लेकिन क्या लगता है आपको कि इस बार ये मोदी को चुनौती दे पा रहे हैं ये लोग, या क्या सिनेरियो होने वाला है क्योंकि कम हो रहा है मतदान? चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन जो था वो शक्तिहीन लग रहा था, लेकिन चुनाव की शुरुआत जैसे जैसे हुई और कब मतदान हुआ तो उसका ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है थोड़ी शक्ति पाली है, उनकी एकजुटता थोड़ी सी जो है आगे बढ़ रही है और कुछ उनका रुझान भी जो है आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाने की स्थिति में है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अभी भी जो है कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसके ऊपर ये लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, जिनको चुनाव नीति के तहत नहीं ला पा रहे हैं। इनकी व्यक्तिगत जो मतभेद है वो अभी दूर नहीं हुए हैं और जनता भी अभी जो है लगता नहीं है कि जनता इनको सत्ता देने वाली है, लेकिन कम मतदान के कारण जो है लग रहा है कि विपक्ष को थोड़ी सी शक्ति मिली। अंत में एक सवाल, क्या नरेंद्र मोदी लौट रहे हैं? वो 400 पार की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी नज़र में कितनी इनको सीटें मिल सकती हैं? हरीश जी, आप अनुभवी पत्रकार रहे हैं, आपके अंदर मैंने खुद काम किया है, स्वीकार करने में मुझे कोई हैरानी की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी अपराजित योद्धा है। मैं राजनीति में नरेंद्र मोदी को अपराजित योद्धा मानता हूं। एक ऐसा अपराजित योद्धा है जो अभी तक चुनाव नहीं हारा है। वो हमेशा चुनाव में जीतते रहे हैं। उनका अश्वमेघ जग का जो घोड़ा है वो अभी तक रुका नहीं है, चलते रहा है, आगे चलते रहा है। और कितना दूर तक आगे जाएगा ये अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चल रहा है अश्वमेघ जग का घोड़ा उनका। कितना दूर तक जाएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आगे चल रहा है। आप देखिए कि 12 साल तक उन्होंने जो है मुख्यमंत्री रहा। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कभी चुनाव नहीं हारा। जितने चुनाव उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर लड़ा वो जो है जीते रह गए। 2014 में वो आए प्रधानमंत्री के रूप में। मेरी किताब आई कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाली है। मेरी किताब का नाम नरेंद्र मोदी 21वीं सदी का महानायक था। नरेंद्र मोदी को उस समय 2014 में कोई नहीं कहता था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बन करके उन्होंने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। मेरी किताब की बातें भी सच हो गई थी। 2014 में भी आप पराजित रहे। 2019 में भी कोई नहीं कहता था कि ये फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और सत्ता विरोधी लहर की बात जो है 2019 में हो रही थी कि सत्ता विरोधी लहर जो है 2019 में चलेगी तो मोदी साफ हो जाएंगे। लेकिन मोदी जो है 2014 से अधिक बहुमत ला करके 2019 में जो है प्रधानमंत्री बने हैं। ये एक सच है
जिसको कोई जो है झुटला नहीं सकता है। मीडिया के लोग नहीं झुटला सकते, इंडिया गठबंधन के लोग नहीं झुटला सकते कि 12 साल मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने कार्य किया है और 10 साल प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया है और वो जीत करके दिखाया है। इसलिए अभी जो है नरेंद्र मोदी का देना कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं, चुनाव में जो है वो पिछड़ रहे हैं, ये बात मैं नकार सकता हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बीच में भी, नरेंद्र मोदी के अंदर में जो एक ऐसी शक्ति है जो आगे बढ़ते चला जाती है और वो सत्ता तक पहुंच सकती है। हाँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जो है अब की बार 400 पार पर क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि 272 के पार जो है वो लक्ष्मण रेखा जो है वो पार करेंगे। 272 का जो आंकड़ा है वो छुएंगे। मान लगे 2, 4, 10 सीटें, 20 सीटें अगर कम भी हो सकती है तो अन्य दलों से, जैसे नवीन पटनायक हैं, जैसे जगन रेड्डी हैं, चंद्रशेखर राव हैं, ये सब छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो कांग्रेस के साथ नहीं जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जा सकती हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्टालिन जैसा व्यक्ति भी जो है कभी कांग्रेस के साथ जा सकता है, कभी जो है बीजेपी के साथ जा सकता है। सिर्फ ममता बनर्जी ही एक ऐसी है जो बीजेपी के साथ नहीं आ सकती है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी भी सत्ता में बने हुए हैं, 2024 का वो चुनाव जीत सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। इसमें जो है नाउम्मीदी नहीं है, ये उम्मीदी है, लेकिन राजनीति में कभी कभी जो है आश्चर्यचकित घटनाएं घट सकती हैं। आश्चर्यचकित घटनाएं अगर नहीं घटे तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे और इंडिया गठबंधन के लिए संभावनाएं नहीं के बराबर। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार विष्णु हरि सरस्वती जी, इनका नया नाम इन्होंने अपना रखा है। तो इनके विचार आपको कैसे लिखे कमेंट में अवश्य लिखिएगा। इसमें सारा कुछ इन्हीं ने जो बोला है ये इनकी ही तरह से लीजिएगा। ये समझिए कि इस जो वीडियो है इसके एडिटर भी यही हैं और इनके जो भी है इस पर कमेंट अवश्य लिखिएगा। पसंद आए न पसंद आए ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता सभी को है। आप भी जरूर लिखिएगा कमेंट। मिलता हूँ जल्दी, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।